हेलो एवरीवन, आई एम अजय। वेलकम टू मेकाट्रॉनिक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं आयरन कार्बन फेज डायग्राम का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है क्योंकि आयरन को हम उसके प्योरेस्ट फॉर्म में यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लिमिटेड प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी कंस्ट्रक्शन नीड्स को पूरी नहीं कर सकती। इसलिए हम उसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं या एलॉइंग करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को हमारे डिजायर के हिसाब से हम उसको चेंज करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी एलॉइंग करने के बाद में जो उसकी प्रॉपर्टीज एडप्ट करते हैं और जो हम इंजीनियरिंग यूज के लिए उसको लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊंगा तो ये काफी इजी लगने लगेगा। उसके जो डिफरेंट टर्म्स हैं, इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, रिएक्शंस आती हैं, फेसेस आते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टेम्परेचर जो आयरन कार्बन फेज डायग्राम के लिए प्रोमिनेंट है, वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद में जो थ्री वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके इन्वेरिएंट रिएक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और एक्चुअल में जो प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं आयरन की, वो इस इन्वेरिएंट रिएक्शन का उसमें काफी रोल रहता है, जिसमें पेरिटेक्टिक रिएक्शंस होती है, यूटेक्टिक रिएक्शंस होती है और यूटेक्टॉइड रिएक्शंस होती है। तीनों हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन किस किस टेम्परेचर पे होता है वो देखेंगे और लैटिस स्ट्रक्चर में चेंजेस कहाँ कहाँ होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में हम स्टील और कास्ट आयरन देखेंगे, क्या कंपोजिशन में स्टील होता है, कब वो कास्ट आयरन अपन बोलते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आयरन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सीज हो जाती है और इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड पढ़ेंगे जिसमें परलाइट है, सीमेंटाइट है, कार्बाइड है और आपका ऑस्टेनाइट है। ये सब चीज हम पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आयरन कार्बन फेज डायग्राम। सो फ्रेंड, अब हम बात करेंगे फेज डायग्राम की। इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो इनके एलॉइंग परसेंटेजेस हैं, वो हम जान लेते हैं तो इसे समझना काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो फ्रेंड्स, जो टिपिकल हमारे जो एलॉइंग परसेंटेजेस होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है ये। यहाँ पे आपने देखा होगा हमने कार्बन का जो परसेंटेज है वो लिमिट किया है 6.67% पे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। जी हाँ, 6.67% जो होता है वो कार्बन की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है आयरन पे, और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी जो हमारा एलॉय बनेगा वो काफी ब्रिटल होगा। इसके बियॉन्ड हम जाएंगे तो वो हमारे इंजीनियरिंग यूज का जो एलॉय नहीं रह जाएगा क्योंकि इतना ब्रिटलिटी जो रहेगा वो हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा। सो जैसे जैसे हम कार्बन को एलॉय करते जाते हैं तो हमारा ब्रिटलनेस बढ़ता जाता है, वो कई बार हमारे लिए डिजायरेबल भी होता है। तो ये आपका जो ये लाइन दिख रही है एक्स एक्सिस पे, ये आपका क्या दिखाएगा, वेट परसेंट ऑफ कार्बन, जो कि हम अलग अलग कंपोजिशन पे हम उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं और उस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मार्क कर रखे हैं। एक यहाँ पे 0.02% है, फिर ये 0.8% है, फिर 2.1% है, फिर ये 4.3% है और एंड में 6.67% है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो 6.67% पे यहाँ पे जो आपका ये कार्बन परसेंटेज दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीमेंटाइट बोलते हैं। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, सीमेंटाइट, और कई बार इसको कार्बाइड बोलते हैं। इसलिए इस आयरन कार्बन फेज डायग्राम को हम आयरन कार्बाइड या आयरन सीमेंटाइट फेज डायग्राम भी बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वन मोर थिंग, ये जो आयरन 6.67% कार्बन है ये Fe3C के फॉर्म में रहता है और ये होमोजेनस मिक्सचर है, यानी कि यहाँ पे एक सिंगल फेज में रहेगा। तो जब हम सिंगल फेज की बात करेंगे तो सीमेंटाइट का वर्ड जब भी आएगा तो ये सिंगल फेज का ही एक मिक्सचर रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ये Fe3C रहता है, यानी एक कार्बन एटम रहेगा आउट ऑफ 4 एटम्स में। तो इसका अराउंड 25% जो है इसका वेटेज आना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है कार्बन का कम है तो ये ओनली 6.67% ही कंट्रीब्यूट करता है बाय वेट। इसीलिए यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे लिखा है वेट परसेंट ऑफ कार्बन। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ टेम्परेचर में। तो इसके बहुत कुछ प्रोमिनेंट टेम्परेचर्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
सबसे पहले इसमें 3 इनवेरिएंट रिएक्शंस होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फेस ट्रांसफॉर्मेशन पे और जो उसकी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करती हैं। तो तीनों इनवेरिएंट रिएक्शन हम पढ़ेंगे। सबसे जो हाईएस्ट टेम्परेचर इनवेरिएंट रिएक्शन है ये 1493 डिग्री सेल्सियस पे है और ये स्टार्ट होता है आपका 0.1 कार्बन परसेंटेज पे और ये एंड होता है 0.55 कार्बन परसेंटेज। ये ध्यान रखिएगा। फिर एक इनवेरिएंट रिएक्शन है, इनके बारे में और हम डिटेल बात करेंगे, पहले हम तीनों को समझ लेते हैं। फिर एक इनवेरिएंट रिएक्शन स्टार्ट होता है हमारा यहाँ पे 2.1 पे और ये अपन का कहां जा रहा है, ये 6.67 की लाइन को टच कर रहा है। 725 पे तीसरा इनवेरिएंट रिएक्शन है हमारा जो लो टेम्परेचर पे है, ये स्टार्ट होता है 0.08% पे और ये कहां पे एंड हो रहा है, ये भी सीमेंटाइट पे जाके एंड अप हो जा रहा है। सो फ्रेंड, ये 3 हमने इनवेरिएंट रिएक्शन समझ ली, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर है ये 1535 डिग्री सेल्सियस। ये प्योर आयरन का सॉलिडिफाइंग टेम्परेचर है, यानी बियॉन्ड इस टेम्परेचर के आयरन सॉलिडिफाइंग होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये प्योर आयरन के केस में जब हम इसमें एलॉइंग करते हैं, एलॉय हम करते हैं कार्बन का, तो उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है अप टू अ सर्टेन पॉइंट। और वो सर्टेन पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे 4.3% वेट परसेंट ऑफ कार्बन पे रहता है। इसके बाद अगर हम फर्दर एलॉय करते हैं तो उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है यहाँ पे। सो पहले तो ये जो इनवेरिएंट रिएक्शन है और ये वाला पॉइंट है इसको अपन मिला लेते हैं, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर इनवेरिएंट रिएक्शन के बाद में यहाँ पे फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है और यहाँ से फिर हम ये जो इसका जो लाइन है मेल्टिंग टेम्परेचर कंटिन्यू देखिए आप डाउन होता जा रहा है। जैसे हम एलॉय करते जा रहे हैं ये मेल्टिंग टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है अप टू 4.3% और इसके बाद में इसका ये मेल्टिंग टेम्परेचर फिर राइज करता है। ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिली, इस पर्टिकुलर पूरे आयरन कार्बन फेज डायग्राम पे जो लोवेस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर रहेगा वो 1150 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है। और किस कंपोजिशन पे रहेगा, 4.3% पे। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कास्टिंग के नजरिए से, यानी जब हम कास्ट करते हैं किसी चीज को तो हमें उसको क्या होता है, मेल्ट करना होता है और मेल्टिंग पॉइंट अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो क्या होगा, हमारे लिए कास्ट करना इजी हो जाएगा, हमारी काफी एनर्जी बचेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोवेस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर जिस पूरे आयरन कार्बन फेज डायग्राम का 1150 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 1535 जो प्योर आयरन के केस में होता है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे जानने के लिए कि जैसे से हम एलॉय करते रहते हैं कार्बन का, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है तो डाउन होता जाता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट आने के बाद में हमारा फेवरेबल हो जाता है वो कास्टिंग के लिए। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे कास्टिंग के लिए फेवरेबल हो जाता है वो परसेंटेज है वो 2.1% है, आप यहां देख सकते हैं। तो ये 2.1% हम एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, यानी 2.1% के बाद में इसको कास्ट करना क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए कि जो 2.1% तक जो भी ये आयरन कार्बन का एलॉय होगा उसको हम स्टील बोलेंगे और इसके बाद जो भी रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, कास्ट आयरन, क्योंकि इसकी कास्टिंग की जा सकती है। ठीक है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हम कार्बन को मिलाते आते हैं उसका ब्रिटलनेस बढ़ता जाता है। तो जो कास्ट आयरन होगा एक ब्रिटल मटेरियल होगा और ये इसमें डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी रहेगी यहाँ स्टील के केस में। तो ये चीज अपन जान गए कि स्टील जो होगा वो 2.1% तक अगर उसमें कार्बन का हम एलॉइंग कर रहे हैं तो उसको हम स्टील बोलेंगे, 2.1% के बियॉन्ड जा रहे हैं तो उसको हम कास्ट आयरन बोलेंगे अप टू 6.67%। सो फ्रेंड्स, अब हम इसके लेटेस्ट स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। आयरन जो होता है अपने ड्यू कोर्स ऑफ टेम्परेचर में डिफरेंट प्रोफाइल में 3 जो इसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर फाउंड होता है। BCC होता है इनिशियली, देन FCC में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फाइनली जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे अगेन वो BCC में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो रूम टेम्परेचर से लेके आपका 910 डिग्री सेल्सियस है, ये जो टेम्परेचर है आपका
यहाँ पे जो भी आयरन रहेगा आपका वो किस फॉर्म में रहेगा, अल्फा फेराइट के फॉर्म में रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, अल्फा फेराइट रहता है यहाँ पे, ठीक है। सो इसको अब ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो हमारा इनवेरिएंट रिएक्शन आप देख चुके हैं, 0.08% मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी रहेगा यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये जो आपका रहेगा प्योर अल्फा फेराइट रहेगा, जो सिंगल फेज का रहेगा, और इसकी जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितनी रहेगी, 0.08%, जो ये पॉइंट आपका शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई अल्फा। इसके बाद में ये जैसे ही 910 डिग्री को क्रॉस करता है, ये अपना लैटिस स्ट्रक्चर को भी चेंज करता है और वहां ये एफसीसी बन जाता है। और ये कब तक रहता है एफसीसी के फॉर्म में, 1410 डिग्री सेल्सियस तक क्या रहेगा, ये एफसीसी के फॉर्म में रहेगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको हम बोलते हैं क्या, गामा आयरन। इसको हम ऑस्टेनाइट भी बोलते हैं। क्योंकि इसका जो डिस्कवरी किया था एक रॉबर्ट ऑस्टिन करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको स्टडी किया था, और इसलिए उनके ऑनर में गामा आयरन को हम जो एक बड़ा फेज रीजन है उसको बात करेंगे, ऑस्टेनाइट बोलते हैं। और ऑस्टेनाइट की जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है 2.1% होती है। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं। ये पूरा आपका गामा आयरन रहेगा। जब इसको एलॉय करके चेक किया तो ये यहाँ पे इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बना है कुछ। ये 2.1% जो होता है वो गामा की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हो जाती है गामा आयरन में आपका कार्बन की, और इसके बाद में ये इस पॉइंट से यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ये अराउंड आपका 0.2% रहेगा आपका। सो गामा आयरन की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, 2.1% हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो गामा आयरन रहेगा वो एफसीसी के फॉर्म में रहेगा। जहां भी एफसीसी का टर्म आ जाता है तो आपको सिंपल लॉजिक लगा लेना है कि एफसीसी जो होगा थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल हो जाएगा, और आपका बाकी तो उसकी आयरन की प्रॉपर्टीज रहेंगी। तो यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली चीज है कि जैसे हम बियॉन्ड 725 डिग्री 768 के आसपास 768 डिग्री सेल्सियस के पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती है, और इसके बियॉन्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है। ये आयरन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है अराउंड 768 डिग्री सेल्सियस पे रहती है। जो हमारा इनवेरिएंट रिएक्शन था 725 डिग्री सेल्सियस उसके आसपास में, उसके बियॉन्ड हम वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है। तो यहाँ पे एक थर्ड अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये यहाँ से 1410 के बाद में ये जो पॉइंट है 1535 तक, ये अगेन क्या होता है, यहाँ पे ये डेल्टा के फॉर्म में आ जाता है, डेल्टा आयरन के फॉर्म में आ जाता है। सो इसको हम बना लेते हैं। यहाँ से इस पॉइंट से लेके ये जो हमारा इनवेरिएंट रिएक्शन का पॉइंट है 0.1, और इसको क्लोज कर देते हैं। तो अभी देखिए हमें 3 फेज यहाँ पे मिल गए। एक फर्स्ट फेज कौन सा मिला था हमको यहाँ पे, ये अल्फा फेराइट के फॉर्म में। तो ये पूरा सिंगल फेज रहेगा अल्फा फेराइट। फिर ये बड़ा सा जो आपका ये मिला है यहाँ पे, ये किसके फॉर्म में हो गया, गामा ऑस्टेनाइट के पास में हो गया। और ये जो छोटा सा आपको ये मिला है ये डेल्टा फेराइट अगेन हो गया। ये ध्यान देने वाली बात क्या है, जो डेल्टा आयरन होगा ये अगेन बीसीसी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी यहाँ पे कितनी रहेगी, 0.1%। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किस फॉर्म में रहेगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तो ऑस्टेनाइट के फॉर्म में रहेगा। ऑस्टेनाइट कितना रहेगा, 2.1% रहेगा। सो सिंगल फेज सॉल्यूशन में आपका ऑस्टेनाइट का 2.1% सॉल्युबिलिटी रहेगी, अल्फा की 0.08% रहेगी, और आपकी जो डेल्टा है डेल्टा की 0.1% रहेगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे फेसेस देखते हैं। जो ये लिक्विड लाइन की बात किया था, तो लिक्विड जो लाइन रहेगी आपकी यहाँ पे, ये लिक्विडस लाइन हो जाएगी, लिक्विडस लाइन हो जाएगी आपकी। यानी कि इस लाइन के ऊपर ये पूरा क्या होना वाला है, लिक्विड रहेगा, ठीक है।
तो इस लाइन के ऊपर लिक्विड रहेगा और जैसे ही हम इस लाइन के बॉटम में क्रॉस करेंगे बाउंड्री को तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इनिशियली टू फेज मिक्सचर रहेगा, उसके बाद में ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो हम जो टू फेज मिक्सचर है उसको अपन इंडिकेट कर देते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे क्या है, ये गामा है, तो ये फेज क्या होना चाहिए आपका, लिक्विड प्लस गामा। यहाँ पे लिक्विड है, ये वाला लाइन आपका लिक्विड है, इधर Fe3C है, सीमेंटाइट है, तो यहाँ पे लिक्विड क्या होगा, लिक्विड प्लस Fe3C। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये आपका क्या है, डेल्टा है, यहाँ पे लिक्विड है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये पॉइंट आपका क्या होगा, लिक्विड प्लस डेल्टा। फिर ये छोटा पॉइंट है, देखिए यहाँ पे ये ऐसा आपका मिला हुआ है, इधर पे आपका क्या है, डेल्टा है, इधर गामा है, तो ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, डेल्टा प्लस गामा। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका गामा है तो ये गामा हो जाएगा, इधर आपका क्या है, सीमेंटाइट है, तो ये Fe3C हो जाएगा। इसी तरह यहाँ बॉटम में आ जाते हैं, यहाँ पे क्या है, देखिए आपका ये पर्टिकुलर पॉइंट में आपका क्या है, अल्फा है और ऊपर गामा है, तो अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे क्या है आपका, सीमेंटाइट है पूरा एरिया, तो ये वही सीमेंटाइट होगा, यानी Fe3C होगा। ठीक है, तो हमने टू फेज जो होते हैं हमने यहाँ पे इंडिकेट कर लिया है। सिंगल फेज एक और होगा, मैंने ऑलरेडी बता चुका है आपको कि Fe3C जो रहेगा वो सिंगल फेज में ही रहेगा। सिंगल फेज के रीजन हमारे 4 हो गए यहाँ पे, एक तो पहले अल्फा फेराइट, फिर ऑस्टेनाइट, फिर आपका ये डेल्टा आयरन, डेल्टा फेराइट और ये Fe3C। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब हम इनवेरिएंट रिएक्शंस की बात करेंगे। तो इनवेरिएंट रिएक्शंस हमारी पहले जो थी 1493 डिग्री सेल्सियस पे थी, जो कि 0.1 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहां तक जा रहा है, 0.55 तक। ये यहाँ देखिए एक छोटा सा K दिख रहा होगा आपको, ये K दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहां से अपन इसको समझते हैं, ये जो K है आपका, तो ये इसका जो पॉइंट है 0.2% है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, दो फेज है, दो फेज मिक्सचर सिंगल फेज में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। तो ये दो फेज मिक्सचर है वो सिंगल फेज में कन्वर्ट हो रहा है आपका। इस रिएक्शन को यहाँ पे हम बोलते हैं पेरिटेक्टिक रिएक्शन, पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो सबसे टॉप मोस्ट आपका रिएक्शन होगा वो पेरिटेक्टिक रिएक्शन होगा। उसके बाद में हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक K दिख रहा होगा आपको, जो 2.1 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म का हो रहा है 6.67% पे। तो इसको हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इस K को। ये K से आपको इसको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है आपको, 4.3% है। यहाँ देखिए लिक्विड ट्रांसफॉर्म हो रहा है गामा प्लस Fe3C के फॉर्म में। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, यूटेक्टिक रिएक्शन। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम वर्टिकली अगर हम ड्रॉ करें, सो ये 4.3% है। सो फ्रेंड्स, एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे जो ये वर्टिकल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, लेड्यूबराइट। कई एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ये भी एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे दिया गया लेड्यूबराइट। तो लेड्यूबराइट क्या होगा एक्चुअली, गामा प्लस Fe3C। सो गामा प्लस Fe3C क्या हो जाएगा आपको, लेड्यूबराइट हो जाएगा। ये हमारा जानने के लिए है। वन मोर थिंग, जो यूटेक्टिक रिएक्शन है ये आपका यहाँ पे हो रहा है। सो इस पर्टिकुलर जो ये बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन से ये कंपोजिशन रहता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपो यूटेक्टिक रिएक्शन। और इस पर्टिकुलर लाइन पे अगर आ गया, यानी 4.3% से कंसंट्रेशन उसका ज्यादा है उस एलॉय का, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपर यूटेक्टिक।
ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो हम यूटेक्टिक अगर हाइपो है तो हाइपो का मतलब है 4.3% से कम उसका अगर एलॉइंग परसेंटेज रहेगा तो हाइपो हो जाएगा। और हाइपर वैसे भी हम समझते हैं, हाइपर मतलब काफी ज्यादा होना, तो अगर हाइपर की बात आती है, हाइपर यूटेक्टिक मतलब क्या हो जाएगा, 4.3% के ऊपर अगर उसका कंपोजिशन है तो वो हाइपर यूटेक्टिक रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह एक हम के यहाँ पे एक और दिख रहा है, ये इसको भी बना लेते हैं। देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0.08% था, तो हम इसको लेके जा रहे हैं, ये भी 6.61% पे है। तो यहाँ पे देखिए प्योर गामा आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा फेराइट प्लस सिमेंटाइट के फॉर्म में, ठीक है। सो इसको भी हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जो अल्फा प्लस Fe3C है इसको हम परलाइट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, परलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, परलाइट क्या होता है, तो अल्फा प्लस Fe3C होता है, परलाइट बोलते हैं उसको। और एक चीज है, इस पर्टिकुलर जो रिएक्शन है यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टॉइड। सो जैसे हमने यूटेक्टिक को देखा था, उस पर्टिकुलर 4.3% कंसेंट्रेशन उसका मेन लाइन होगा, बेस लाइन हो जाएगा। इसी तरह इसका जो बेस लाइन है 0.8% है, यानी कि अगर इससे कंपोजिशन इसका कम रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपो यूटेक्टॉइड, और इधर क्या बोलेंगे हम इसको, हाइपर, ठीक है। ये क्लियर है आपको? तो ये हमारी बात हो गई हाइपर यूटेक्टॉइड, हाइपोड्यूक्टाइड। तो 3 रिएक्शंस हमने देख ली। सबसे पहला ऊपर हमने देखा यहाँ पे पेरिटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन, और फिर हमने देखा यहाँ पे यूटेक्टॉइड रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आया हो। और जैसा मैंने बताया, इसको अगर पार्ट्स में आप समझेंगे तो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बेसिकली कुछ भी इसमें से जो क्वेश्चंस आएगा आप इजीली उसको बता सकते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स लगता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं उस पर एक वीडियो लेके आऊंगा और जो आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक काफी इजी हो जाएगा। थैंक यू।